टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है इस शो में। और जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है या फिर जिन लोगों ने नहीं फाइल किया, उन सब के लिए इस शो में गौरी कुछ खास आपको बताने वाली है। इसलिए मैं पहले बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। अगर आप रिवाइज या अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हैं तो हम बताएंगे क्या है इसके नियम, बचे हुए टैक्स चुकाने का अगर ऐड नोटिस तो क्या करें टैक्स पेयर्स, और साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर आपने अपने परिवार वालों के लिए प्रीमियम भरा है तो क्या आपको मिलेगी टैक्स छूट। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर। काफ़ी लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है। अब रिटर्न फाइल करने के बाद जो मुद्दा आता है वो होता है क्या हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्या हम कोई अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन इससे कई सारे कायदे कानून हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो बगैर देरी किए मैं गौरी के पास जाऊँगा। गौरी, ये अपडेटेड रिटर्न रिवाइज रिटर्न होता है, अंतर क्या होता है दोनों में? देखिए, जो रिवाइज रिटर्न है वो रिटर्न है कि आपने एक बार अपनी रिटर्न फाइल कर दी, उसमें आपसे कोई गलती हो गई। जैसे हमने देखा इस बार 31 जुलाई के टाइम पे बहुत लोगों ने रिटर्न अभी नहीं भरी थी और आखिरी के दिनों में भरी है, तो ज़रूरी उनसे कोई गलती होने का चांस बन जाता है। तो कोई ना कोई गलती हुई होगी जिसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न के जरिए। रिवाइज रिटर्न आप कितनी बार भी भर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप एक ही बार कर सकते हैं या 2 ही बार कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन सजेशन मेरी ये है कि बार बार उसको रिवाइज ना करें। दूसरी बात ये है कि जो रिवाइज रिटर्न है ये आपको 31 दिसंबर तक ही भरनी है, उससे पहले फाइल करनी है, उसके बाद आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपनी जो इनकम है वो बहुत कम कर देते हैं रिवाइज रिटर्न में, या कोई डिडक्शन एक्स्ट्रा क्लेम कर लेते हैं, तो तैयार रहिए, हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई इंक्वायरी भी करे आपसे कि आपने जब रिवाइज करी अपनी रिटर्न तो आपकी इनकम बहुत कम हो गई, आपका रिफंड बहुत बढ़ गया, इतना कैसे हो गया। बिल्कुल, तो इसमें आपको तैयार रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई नोटिस आएगा, ये लेकिन सारी आ बातें सकता है। रिवाइज रिटर्न के लिए। अपडेटेड रिटर्न किसको कहते तो हैं? अपडेटेड रिटर्न एक नया कॉन्सेप्ट है। अपडेटेड रिटर्न में आप 2 साल तक अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, जो रिवाइज रिटर्न से अलग इसलिए है क्योंकि पहले तो अपडेटेड रिटर्न में आप अपनी इनकम कम कर ही नहीं सकते, अपना लॉस बढ़ा नहीं सकते, कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर नहीं सकते। तो आप अपडेटेड रिटर्न सिर्फ तब भर सकते हैं जब आप अपनी इनकम बढ़ा के दिखा रहे हैं, आप टैक्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और साथ ही जब आप इस पे टैक्स देंगे अपडेटेड रिटर्न में, तो आपको साथ ही पेनल्टी भी देनी होगी, इंटरेस्ट तो देना ही होगा साथ में। अगर 1 साल के अंदर आप इसको अपडेट करते हैं तो 25% की पेनल्टी है। 1 साल के बाद विद इन 2 ईयर्स अगर अपडेट करते हैं तो 50% की पेनल्टी है। तो अपडेटेड रिटर्न में आपके यहाँ से जो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जाएगी वो बहुत हैवी अमाउंट होगा। वहीं अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं जिसमें आप अपना इनकम कम भी कर सकते हैं, लॉस को बढ़ा भी सकते हैं, एक्स्ट्रा डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई पेनल्टी भी नहीं है। लेकिन जो लोग रिवाइज रिटर्न के दायरे में नहीं आते उनको अपडेटेड रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि अपडेटेड रिटर्न आप तभी भरें जब आप कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं। आप भर ही तब सकते हैं, आप उसके अलावा भर ही नहीं सकते। लेकिन ये रिवाइज में तो दोनों कर सकते हैं, हम कम भी कर सकते हैं, हम तो अपडेटेड में क्यों जाएंगे, हम तो रिवाइज में चले जाएंगे। अगर अपडेटेड रिटर्न का टाइम तो आपके पास 2 साल का है, रिवाइज रिटर्न आप 31 दिसंबर तक ही रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम इनकम अपना बढ़ाना चाहते हैं तो हम 31 दिसंबर तक बढ़ा के दिखा सकते हैं। हमें अपडेटेड में जाने की जरूरत नहीं, रिवाइज में कर सकते हैं। रिवाइज में चूंकि कोई पेनल्टी नहीं लगनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास होना चाहिए हमेशा रिवाइज करने का, अगर आप वो कंडीशंस फुलफिल करते हैं। अगर आप रिवाइज की कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न में जाइए। लेकिन रिवाइज कंडीशन क्या होती है, कुछ संक्षिप्त में बता सकते हैं? देखिए, कंडीशंस तो यही है कि आपको सबसे पहले तो 31 दिसंबर तक रिवाइज करनी है, यानी कि असेसमेंट ईयर खत्म होने, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 9 महीने तक आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। पहले ये टाइम पीरियड 1 ईयर हुआ करता था, या आपकी असेसमेंट अगर हो गई है तो उससे पहले, यानी कि कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज अर्लियर, में आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज करने की कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि कोशिश करें कि ज्यादा बार बार रिवाइज करेंगे तो हो सकता है
डिपार्टमेंट को शक हो कि आप बार बार क्यों रिवाइज कर ज्यादा बार ना करिए, बल्कि आप रिवाइज रिटर्न में बहुत ज्यादा आमदनी में ऊपर नीचे दिखाया तो आप मान के चलिए इनकम टैक्स विभाग की पैनी नजर आप पर है, हो सकता है कि आपसे पूछताछ करना शुरू कर दे, क्यों ये पैसा कम हो रहा है, कैसे आपने डिडक्शन इतना ज्यादा क्लेम कर दिया। तो इन सारी बातों का ख्याल रखिएगा। तो इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहला फोन कॉल है पटियाला से अनिल कुमार गोयल जी का। गोयल साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार लक्ष्मण जी, बहुत बहुत नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन है कि मेरी एफ एंड ओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 लाख की टर्नओवर है। ठीक है। 20 लाख की टर्नओवर पर मुझे 1.5 लाख का लॉस है। अच्छा। क्या यह रिटर्न जो है वो ऑडिट करानी जरूरी है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जो ये लॉस है इसको क्या किसी इनकम जैसे डिविडेंड हो गया, डिविडेंड की इनकम होगी, एफडीआर की इनकम होगी, उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट है उसके साथ इसको सेट ऑफ कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, पहले आपका पहला सवाल देखते हैं। तो आपने पूछा कि आपका F&O में लॉस हो रहा है, टर्नओवर 20 लाख है, 1.5 लाख का लॉस है। तो उन्होंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ज्यादातर लोग 44 AD में दिखा देते हैं अपना F&O का जो प्रॉफिट है या लॉस है। लॉस तो दिखा नहीं सकते 44 AD में। तो इसका जवाब यही है कि अगर आप 44 AD में अपनी रिटर्न भर रहे हैं तो आपको मिनिमम 6 या 8% दिखाना है। 6% ही लेके चलते हैं F&O के, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो 6% आपको मिनिमम प्रॉफिट दिखाना है। या तो आप F&O को 44 AD में ले जाइए, 6% का प्रॉफिट दिखा दीजिए, जो आप शायद नहीं चाहेंगे क्योंकि आपका एक्चुअल में तो लॉस हो रहा है। तो अगर आप लॉस दिखाते हैं तो आपको प्रॉपर P&L बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और आपको ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑडिट आपको तब कराना है जब आप 44 AD में रिटर्न भर रहे हैं और 6% से कम दिखा रहे हैं। नॉर्मल भर रहे हैं तो ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपका सवाल है कि आप ये F&O के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? तो आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट इनकम से। FD का इंटरेस्ट आ रहा है और जो भी आपने चीज़ें गिनाई उन सब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बस जो बिजनेस इनकम होती है, क्योंकि F&O की इनकम को हम बिजनेस इनकम मानते हैं, तो जो बिजनेस इनकम होती है वो आपकी सैलरी छोड़ के किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकती है। तो कोई अगर आपको सैलरी इनकम आ रही है उससे एडजस्ट नहीं करेंगे आप, लेकिन इंटरेस्ट की, आपकी डिविडेंड की जो इनकम आ रही है उससे आप कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई। जो F&O की इनकम है उसको बिजनेस इनकम माना जाता है, तो बिजनेस इनकम को बिजनेस इनकम के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हैं, सैलरी के साथ नहीं कर सकते। सैलरी को छोड़ इंटरेस्ट के साथ भी कर सकते हैं, डिविडेंड के साथ भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बचे हुए टैक्स चुकाने का अगर आए नोटिस तो क्या करें टैक्स पेयर्स। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपकी सेहत से हमें है सरोकार। उचित अस्पताल चुने। आपकी सहायता के लिए हमारी टेलीमेडिसिन और ग्राहक सेवा टीम उपलब्ध है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सदैव आपकी सेवा में। पापा जल्दी करो, ब्लड टेस्ट करवाने जाना है। हम सुबह 5 बजे भी घर पहुंच जाएंगे, रिपोर्ट भी घर भिजवाएंगे। फिर भी आप पापा को टेस्ट के लिए बाहर ले जाओगे? सॉरी, किसी ने बताया नहीं। फार्मेसी ऐप सब कुछ बताएगा। अब घर बैठे बैठे टेस्ट कराओ, टाइम पे सैंपल ना कलेक्ट हुआ तो पैसे वापस पाओ। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 140 शेयर लिया था 480 में, लेकिन इनके बाइंग से 125 रुपए नीचे है। देखिए, इनका नजदीक 2-3 साल का है या थोड़ा ज्यादा का, तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। F&O में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? मुनाफे में बैठे होंगे, 192 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने चाहिए। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। 9 से 12 महीने में 110 तक के टारगेट हो सकते हैं और इस पे ध्यान रखना चाहिए आपको। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Century Ply, आग से बचाए। प्रायोजक हैं सिस्का LED, लाइट ईयर्स अहेड। असली विलन तो करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू फ्रॉम पॉलिसी बाजार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। F&O मार्केट का हर एक्शन। 17,200, 17,250 की जो पुट्स हैं उनके ऊपर आप नजर रखें। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। 2350 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 108 का। जब तक स्टॉप लॉस बरकरार है हम इसमें बने रह सकते हैं। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3400 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर दांव लगा सकते हैं। 3290 ये आपके लिए स्टॉप लॉस रखने की राय। देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं सिग्नेचर ग्लोबल, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू।
31 जुलाई तक करीब 5 करोड़ 82 लाख से ज़्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिए। जिन लोगों ने फाइल कर लिया वो तो बड़े सुकून के सांस ले रहे होंगे कि चलिए अब तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया, सारे झंझटों से छुटकारा मिल गया। लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल अगर आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसमें जो आमदनी दिखाई है, टैक्स चुकाया है, और अगर इनकम टैक्स विभाग को लगता है कि नहीं ये कम है और इनके ऊपर टैक्स बनता है, तो टैक्स डिमांड के नोटिस में आने की संभावना रहती है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो तैयार इस तरीके से रहना है कि इस तरह के नोटिस आए तो उसके लिए करना क्या चाहिए। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे लोगों के सवाल लेने से पहले। गौरी, ये कितनी संभावना रहती है ऐसे डिमांड नोटिस आने की? देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हमने कोई इनकम अपनी शो करी और वो इनकम आपकी 26 ईयर्स से मैच नहीं हुई, एआईएस में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है या आपने कोई एडिशनल डिडक्शन ले ली है, एग्जेम्पशन ले ली है, जो डिपार्टमेंट कहता है कि ये आपकी बनती नहीं है, आपने गलत ले ली है, तो जो डिपार्टमेंट है वो आपके लिए नोटिस इशू कर देगा। आपको जो इंटीमेशन है उसमें लिख के देगा कि आपकी डिमांड रेज हुई है और वो डिमांड आपको पे करनी है। अब इस डिमांड में दो सवाल है मेरा। पहला सवाल कि जो डिमांड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपके ऊपर बनता है, मैं कहूँ जी मेरे ऊपर नहीं बनता, आप जो कह रहे हो गलत है, इसका उपाय क्या, कैसे मैं जवाब? बिल्कुल, तो देखिए, जब आप पोर्टल पे जाएंगे अपने, वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई जाएंगी। सबसे पहला होगा कि आपकी डिमांड करेक्ट है, आप अग्री करते हैं। इस केस में आपको डिमांड को पे करा के वहाँ पे चालान नंबर और सारी डिटेल्स डाल के और आपको फाइल कर देना है, उसको सबमिट कर देना है कि ये डिमांड आपकी डिपार्टमेंट ने रेज की, आपने इसमें अग्री किया और आपने टैक्स पे करके बात को खत्म कर दिया। इस पे क्या पेनल्टी भी लगेगी? पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन जो इंटरेस्ट डिपेंड करता है कितना अमाउंट है। अगर आपका अमाउंट ज्यादा है तो इंटरेस्ट लग सकता है, लेकिन अगर अमाउंट कम है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वो 234B और C का इंटरेस्ट लगता है। तो उस केस में अगर दूसरा ऑप्शन पे हम आते हैं, जिस केस में आप ये कहें कि आपकी जो डिमांड है वो पार्शियली करेक्ट है, आप पूरा अग्री नहीं करते लेकिन थोड़ा आप अग्री करते हैं, तो उस केस में भी आप उसमें रिप्लाई, अपना रिस्पॉन्स फाइल करेंगे, सारा डिटेल में लिखेंगे कि क्या आप अग्री करते हैं और कहाँ आप अग्री नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि आप कहते हैं कि आप इस डिमांड से टोटली डिसअग्री करते हैं, कि आप कहते हैं कि ये डिमांड आपकी बिल्कुल ही गलत है, तो आप डिसअग्री पे क्लिक करके और पूरा अपना जो केस है वो समझाएंगे कि ये डिमांड क्यों आपके ऊपर नहीं लगनी चाहिए और आप इसको सबमिट कर देंगे। तो ये अगर हम ये कहें कि हम डिसएग्री करते हैं, सबमिट कर दिए, तो क्या एक्नॉलेजमेंट आया कि हम सहमत हैं आपकी बात से? देखिए, ये डिपार्टमेंट इसके बाद आपको प्रोसेस करेगा। जरूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट अग्री कर जाए आपके साथ कि आपने डिसएग्री किया तो डिपार्टमेंट कहेगा हाँ जी ठीक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपका जो रिप्लाई है वो सेटिस्फैक्टरी है तो डिपार्टमेंट मान भी जाता है कि ठीक है, आपकी ये डिमांड नहीं बनती है। बिल्कुल, अगर आपको वाकई लगता है कि डिमांड सही नहीं है तभी आप डिपार्टमेंट को इस तरह की जानकारी दें। मतलब किसी तरह से मिसगाइड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे अगला सवाल लेते हैं शिखा बंसल जी का, जो कि फरीदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर है। बताएं क्या सवाल आपके पास? गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर रेंट में रहते हैं तो हमें HRA का बेनिफिट मिलता है। ठीक है। तो अब हमने अपना घर बना लिया है फरीदाबाद में ही, लेकिन थोड़ा सा 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या हमें होम लोन का इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिलेगा विद HRA? आप उस घर में रहती हैं कि नहीं रहती हैं जो दूसरा लिया है कि नहीं लिया है? नहीं रहती? नहीं, उसमें नहीं रहते। नहीं, अभी हमने रेंट पे देना है, वो उसमें नहीं रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, जो HRA का सेक्शन होता है, सेक्शन 1013A, उसमें ये नहीं लिखा कि आप जो है होम लोन का बेनिफिट जो है आपका वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको HRA मिलता है, आप HRA का बेनिफिट ले रहे हैं, उसके साथ साथ आप होम लोन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। जो सेक्शन 80GG होता है, जिसके अंदर आपको HRA का बेनिफिट नहीं मिलता लेकिन रेंट पेड का बेनिफिट मिलता है, और अब पूरे साल का मैक्सिमम 60,000, उसमें क्लॉज है कि आपका कोई और घर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका HRA की आप बात कर रहे हैं, आप HRA क्लेम कर रहे हैं, तो उस केस में आप होम लोन का बेनिफिट भी ले सकते हैं, HRA का बेनिफिट भी ले सकते हैं, दोनों एक साथ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लिया जो घर जिसका जिक्र इन्होंने किया, उस घर को आगे चल को रेंट पे रेंट आउट कर देते हैं, तो उनकी जो वहां से रेंटल इनकम आएगी वो आपकी इनकम बन जाएगी, उस पर आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी और म्युनिसिपल टैक्स जो आप पे करते हैं उसकी डिडक्शन मिलेगी, बैलेंस पे आपको टैक्स देना होगा। तो इनके आप घर ले लिया है तो उसके होम लोन का आपके HRA से कोई नाता रिश्ता नहीं है, आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, खुश हो जाइए। और आपको बधाई कि आपने एक घर भी लिया है, भले आप किराए पे यहाँ पे रह रही हैं। अगला सवाल लेते हैं बेंगलुरु से। सुधीर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर जी नमस्कार।
नमस्ते लक्ष्मी जी, नमस्ते गौरी जी। मैं आपका बहुत साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है सर। और आप ही की बदौलत में मैं कल ही वेल्थ मैनेजमेंट का 80% से पास हो गया। इसका श्रेय मैं आपको भी देना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बधाई हो। तो नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, 2 क्वेश्चन है मेरा। पहला एक है कि मैं स्टेट बैंक में काम करता हूँ सर। ठीक है। हमें रिटायरमेंट में ना 240 दिन का हमें लीव एनकैशमेंट मिलता है 8 महीने का। उसमें 3 लाख तक टैक्स नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर पड़ेगा ना प्राइवेट एम्प्लॉइज, मतलब प्राइवेट जो काम करते हैं उनको। पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पूरे मतलब 100% टैक्स फ्री मिलता है। हमारा तो सरकारी बैंक है, तो अगर हम VRS मतलब रिटायरमेंट होते हैं तो हमारा लीव एनकैशमेंट में पूरा फ्री मतलब टैक्स फ्री मिलता है क्या? ये पहला क्वेश्चन है सर। मेरा दूसरा है कि मेरा एक HUF है, मैं सैलरी से जो पैसा आता है उसमें अगर हर महीना में 10-20 हजार मैं उसमें डालता हूँ, क्या मैं ये HUF का पैसा मान सकता हूँ? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जो आप क्योंकि आप SBI बैंक में काम करते हैं, माना कि वो सरकारी बैंक है, लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो इस केस में जो आपका लीव एनकैशमेंट आपको मिला है उसमें आपका वो पूरा एग्जाम वो ही आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट होगा। दूसरा आपने सवाल पूछा HUF वाला, तो उसमें इसमें मैं रोकूंगा आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक के ओनरशिप में, इसके बावजूद उनको सेंट्रल बैंक एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इस वजह से बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। हाँ जी। जो HUF वाला आपने पूछा, तो आप जो आपको सैलरी आती है, आप HUF में उसको ट्रांसफर करते हैं, तो HUF को अगर अपने मेंबर्स से कुछ भी ट्रांसफर आता है, कैश आता है या कोई काइंड में कोई चीज़ आती है, तो वो माना जाता है कि आपने मेंबर से क्योंकि लिया है, तो मेंबर जो है वो फैमिली मतलब वो गिफ्ट में माना जाता है। तो इस केस में आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम होगी, यानी कि HUF में जो भी पैसा आपने डाला है उस पर जो भी रिटर्न HUF को आ रही है वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी और उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार पर्पस देखना चाहिए कि आप किस पर्पस से HUF में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर टैक्स बचाने के पर्पस से कर रहे हैं तो उस केस में टैक्स बचेगा नहीं। यहाँ पे सुधीर जी हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो सुधीर जी किस पर्पस से आप HUF में पैसा लगा रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली ना मैं थोड़ा फंड क्रिएट कर रहा हूँ, टैक्स के मतलब नहीं है, वो बिजनेस उधर में शुरू कर रहा हूँ उसमें। अच्छा। तो बिजनेस के सिले में कर रहा हूँ सर। ठीक है, तो उस फंड से जो भी इनकम होगी वो आपकी इनकम में क्लब होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तो वो आपकी इनकम में क्लब होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। हाँ सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, आप हमारे शो को इस तरह से देखते रहिए और आप लोग तारीफ करते हैं तो हम लोगों का हौसला ही बढ़ता है। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। ये अनिल महेश्वरी जी हैं अमृतसर से। अनिल जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? सर, मैं और मेरी वाइफ दोनों सीनियर सिटीजन हैं। अच्छा। और हमको ये जानना है, जो LIC प्रीमियम होता है, वेदर फॉर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर या सन और डॉटर इन लॉ के लिए, अगर हम अपनी इनकम से पे करते हैं अपने अकाउंट से, मैं या मेरी वाइफ, तो क्या हम ATC में उस पर रिबेट जो बेनिफिट है ले पाएंगे या नहीं? ठीक है, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों सीनियर सिटीजन हैं और आप लोग, अपनी आमदनी तो लिमिटेड होती है सीनियर सिटीजन की, उसके बावजूद अपने ग्रैंड सन के लिए और ग्रैंड डॉटर के लिए आप यहाँ पे इंश्योरेंस का ख्याल रखते हैं, उनका प्रीमियम खुद अपने अकाउंट से आप देते हैं। तो इस पे क्या मिलेगी टैक्स छूट? तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, देखिए प्रीमियम तो ये देते हैं, बहुत अच्छी बात है माना, लेकिन जो डिडक्शन है प्रीमियम को पे करने की, वो या तो आप अपने लिए ले सकते हैं या अपने स्पाउस के लिए ले सकते हैं, यानी कि अपनी वाइफ के लिए, या अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और अपनी डॉटर इन लॉ के लिए इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो आप इस डिडक्शन को क्लेम मत कीजिएगा और ATC का बेनिफिट मत लीजिएगा। तो हालांकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इसको आप ATC में क्लेम नहीं कर सकते हैं, इस प्रीमियम पे आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी। लेकिन कोई बात नहीं, टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, लेकिन संतोष तो हो रहा है कि चलिए अपने पैसे से कुछ बच्चों के हितों का ख्याल रखा जा रहा है। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, जारी है हमारे खास शो टैक्स ग्रुप।
अगर तू टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही मर गया फ्रेंड, तेरी फैमिली का बच जाएगा बैंड। 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू फ्रॉम पॉलिसी बाजार। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। क्या आपको लगता है कि विपक्ष किसी भी प्रकार से एकजुट होने के लिए तैयार है? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या मीडिया एजेंडा सेट कर रहा है, कंगारू कोर्ट चला रहा है, कोर्ट के कामकाज में दखल दे रहा है? क्या सच है? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा। डार्लिंग मैं जा रहा हूँ दवाई लेने। घर बैठे बैठे 20% डिस्काउंट मिलेगा, फिर भी बाहर जाऊँ, ऊपर से कैशबैक भी मिलेगा। सॉरी कहीं नहीं जाऊंगा। फार्म इजी ऐप पे जा सकते हैं। फार्म इजी पे मिलेगी हर ऑर्डर पे बड़ी सेविंग्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 140 शेयर लिया था 480 में, लेकिन इनके बाइंग से 125 रुपए नीचे है। देखिए इनका नजदीक 2-3 साल का है या थोड़ा ज्यादा का, तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? मुनाफे में बैठे होंगे, 192 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने चाहिए। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। 9 से 12 महीने में 110 तक के टारगेट हो सकते हैं और इस पे ध्यान रखना चाहिए आपको। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Century Ply, आग से बचाए। प्रायोजक हैं सिस्का LED, लाइट ईयर्स अहेड। सर आपका कार इंश्योरेंस रिन्यू तो सेम कंपनी से करा लो ना। चिंटू तेरी पैसे उड़ाने की आदत गई नहीं अब तक। मम्मा PolicyBazaar.com पे 20 से ज्यादा कंपनीज के कार इंश्योरेंस कंपेयर करके खरीदो और पैसे बचाओ। सिंपल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था 4,550 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। यही मैं बोल सकता हूँ, प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो जाएगा। 8-9 हजार के बीच का रेट मिल जाना चाहिए। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। कैसा दिख रहा है एट द मोमेंट प्रॉपर्टी बाजार? प्राइसेस की बात करें तो टॉप 8 सिटीज में ओवरऑल 4% का ग्रोथ देखा है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर 3.5% की ऊपर की जब रेंटल यील्ड होती है तो प्राइस में एप्रिसिएशन की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। मैं तो कहूँगा कि एक अच्छा निवेश है। देखिए प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, अगला सवाल हमारे पास आया है गाजियाबाद से प्रवीण जी का, जो कि फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या उलझन है आपकी? उलझन यह है, जो सीनियर सिटीजन या वैसे भी FD मैच्योर करने से पहले अगर हम प्री मैच्योर कराते हैं तो उस पर बैंक्स कुछ पेनल्टी काट लेते हैं। ठीक है, तो क्या उसको हम अपने इनकम टैक्स में उसकी कुछ छूट ले सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो देखिए आप जो आपका प्री मैच्योर FD के लिए जो भी आपकी पेनल्टी कटती है वो आप कहीं रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आपको जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देते हैं उसमें उस अमाउंट को एडजस्ट करके देते हैं। हालांकि सारे बैंक्स ऐसे नहीं देते हैं। तो या तो आप अपने बैंक में जाके बात कीजिए कि वो आपका जो पेनल्टी कटी है उसको एडजस्ट कर दे इंटरेस्ट से और उसके बाद सर्टिफिकेट दे। अगर वो मानता है तो ठीक है, वरना जो उन्होंने अमाउंट दिया है, ग्रॉस जो अमाउंट दिया है, आपको वो ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके 26 ईयर्स में जो ग्रॉस अमाउंट है वो आ रहा होगा और अगर आप नेट अमाउंट ले लेंगे तो उसमें मिसमैच आ जाएगा। तो अगर आपको बैंक ने नेट अमाउंट की का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दिया है तो आप नेट अमाउंट लेंगे, ग्रॉस अमाउंट का दिया है तो आप ग्रॉस अमाउंट लेंगे। तो जो भी बेसिकली आपको बैंक ने फिगर दी है उस फिगर पे आपको जो है अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा अपनी रिटर्न में। तो क्या ऐसा हम नहीं कर सकते हैं बैंक को कि आप हमें इंटरेस्ट जो पेनल्टी लिया वो पेनल्टी हटा करके जो सर्टिफिकेट कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ बैंक्स देते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बैंक्स नहीं देते हैं, कुछ बैंक्स देते हैं। तो आप एक बार बैंक में जाके बात भी कर सकते हैं। अगर वो मानता है तो ठीक है, वो आपको उसमें एडजस्ट करके दे देंगे और आपको ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट मिल जाएगा। कहीं क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऑटोमेटिकली आप उस अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। सर्टिफिकेट दे उसी के आधार पर आपको उसी पे करें, वरना नोटिस आ जाएगा। बिल्कुल, चलिए तो इसका ख्याल रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं वडोदरा से। चंद्रशेखर गोस्वामी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज बुलंद आ रही है, बताएं क्या सवाल है?
सर मेरा ये सवाल है सर, मेरे को लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मुझे पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर का यानी बेसिकली टोटल 3 इयर्स का एरियर मिला है सैलरी का। ठीक है। और यानी फाइनेंशियल ईयर 19, 20 एंड 21 का एरियर था जो 21, 22 में मिला है। ठीक है। तो प्रीवियस 2 इयर्स में मेरी टैक्स स्लैब जो था वो 10% स्लैब में मेरा था इनकम टैक्स, और इस बार क्योंकि एरियर आने से मेरा टैक्स रेट 20% स्लैब में मैं डायरेक्टली चला गया हूँ। ठीक है। तो मैं उसको रिफंड लेना चाहता हूँ। मैंने आपके शो में देखा था कि फॉर्म 10 ही भर के हम उसका रिफंड ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हमें 10 ही देने को रेडी नहीं है। वो कह रहे नहीं, आपकी पूरी सैलरी हम इस फाइनेंशियल ईयर में एज अ हेड सैलरी में ही शो करेंगे फॉर्म 16 में। ठीक है, मामला उलझा हुआ है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, अगर एम्प्लॉयर 10 ही फॉर्म नहीं देता है तो फिर क्या हम डायरेक्टली 10 ही भर सकते हैं पर्सनली जाके? बिल्कुल आपके उलझन दूर करेंगे हम। और मेरे सीए का ये कहना है कि आप अगर डायरेक्टली फॉर्म 10 ही भरेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्वेरी आने के 100% चांसेस हैं, और ये जितने भी क्वेरीज आती हैं वो फेसलेस इंटरव्यू इंक्वायरीज रहती हैं, तो वी कैन नॉट जस्टिफाई कि व्हाट इज द रियल। हालांकि आपने खुद काफी रिसर्च कर लिया, लेकिन हमारी टैक्स गुरु हैं गौरी, बताएंगे आपको, आपके सारी उलझनें दूर करेंगे। गौरी, क्या करना चाहिए इनको? जी देखिए, इनका जो केस है, जो आप अपने एम्प्लॉयर से 10 ही मांग रहे हैं, एम्प्लॉयर तो बिल्कुल भी 10 ही नहीं देगा, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास 10 ही फॉर्म है ही नहीं, वो आप ही को भरना है, वो आप भरेंगे, उसमें सारी डिटेल्स आप देंगे। फॉर्म लाएं कहाँ से? ऑनलाइन आपको जो फाइलिंग का आपका पोर्टल है, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, उसके ऊपर जो फॉर्म्स का कॉलम आता है उसके अंदर आपको फॉर्म 10 ही मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपको रिटर्न भरने से पहले भर देना है। उसमें बहुत सारी डिटेल्स मांगते हैं कि आपकी तब सैलरी कितनी थी, अब सैलरी कितनी है, एरियर्स कौन से साल में कितने मिले, काफ़ी सारी उसमें कैलकुलेशन होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है। उस फॉर्म को आपको भरना है और आपको क्लेम करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको नोटिस नहीं आएगा, जैसे आपके सीए ने बोला नोटिस आ सकता है। देखिए, नोटिस तो किसी को भी कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर नोटिस आता है और आपने जेन्युइन अमाउंट क्लेम किया है अपने एरियर्स का, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। आने दीजिए नोटिस, आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि आपकी एरियर्स थे, इस पे आपको डिडक्शन चाहिए, आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए, इसका रिलीफ मिलना चाहिए सेक्शन 89 का, और आपने ये क्लेम किया है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, कोई यहाँ पर टेंशन करने की जरूरत नहीं है चंद्रशेखर जी। और 10 ही जो आप एम्प्लॉयर से मांग रहे थे उनके पास होता ही नहीं है, लेकिन 10 ही फॉर्म आप डाउनलोड करके उसको भर सकते हैं, और जैसा कि गौरी ने बताया आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। हाँ, सवाल भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।